हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। आज हम इकोनॉमिक्स के ऊपर इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? डी ओकोनोमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the Greek root oikonomia, what does oikos specifically refer to? तो सिंपली जो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया है, जिसे ही इकोनॉमिक्स जो है वर्ड निकला है, उसमें ओकोस का क्या मतलब है? कंट्री, मनी, मैनेजमेंट या हाउस होल्ड? तो इसका राइट आंसर आएगा डी, हाउस होल्ड। देखिए, ओकोनोमिया का मतलब होता है आकियोस का मतलब तो आपको पता चल गया, हाउस होल्ड। और जो आगे नोमिया है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट पूरे का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विच एशियंट फिलोसफर रोड द बुक पॉलिटिक्स इन द 4th century BC डिस्क्राइबिंग द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो 4th सेंचुरी में पॉलिटिक्स किस फिलोसफर ने बुक लिखी थी, जिसमें उसने ये सिंपली बताने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर है बी, एरिस्टोटल। ठीक है, जितनी देर में मैं आंसर बताता हूँ आप अपना आंसर मार्क कर लिया करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कास्ड बाय। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, मतलब वो क्यों होती है, वो एग्जिस्ट क्यों करती है, या उसके पीछे का रीज़न क्या है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट्स, अ लैक ऑफ गोल्ड इन द इकोनॉमी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट, या लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए होती है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, पर वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसीलिए हमको चूज़ करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एडम स्मिथ इज आइडेंटिफाइड एज द फादर ऑफ विच टू फील्ड्स। तो सिंपली सी बात है कि एडम स्मिथ को कौन से दो फील्ड का फादर कहा जाता है? अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फिर भी क्या आएगा? एडम स्मिथ आएगा। अगर आपको कोई ये बोले कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो फिर भी एडम स्मिथ आएगा। और अगर कोई आपको बोले कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो फिर भी आपका क्या आंसर आएगा? एडम स्मिथ आएगा। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है। ए इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच एरा ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ एसोसिएटेड विद इन द 5 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। देखिए, इकोनॉमिक के 5 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। जो एडम स्मिथ हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वो कौन से एरा से बिलोंग करते थे? तो वो क्लासिकल एरा से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एडम स्मिथ्स वेलफेयर डेफिनेशन, सॉरी वेलफेयर नहीं, वेल्थ। एडम स्मिथ्स wealth definition states that economics is the science of wealth. Which concept refer to his idea of no government interference? तो देखिए, जो एडम स्मिथ थे ना, वो फोकस करते थे वेल्थ के ऊपर। ठीक है ना, तभी उन्होंने बुक भी लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसमें वो कहते थे कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मार्केट एक फ्री फ्लो होनी चाहिए, और इनविजिबल हैंड के थ्रू क्या बोलते हैं, चीज़ें चलनी चाहिए। इनविजिबल हैंड क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को कहते क्या हैं? तो बी, लेजिस फेयर। ठीक है ना, उसको कहते हैं लेजिस फेयर, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रिलेटेड है ये। ओके,
इन विच ईयर वॉज द बुक वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश्ड। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो कब पब्लिश हुई थी, तो वो 1776 में हुई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्फ्रेड मार्शल इज कैरेक्टराइज्ड इन योर नोट्स एज बीइंग पार्ट ऑफ विच एरा। तो इन योर नोट्स, अकॉर्डिंग टू योर नोट्स, इन सबको आप ना ज़रा अवॉइड करिए, क्योंकि मैंने अपने नोट्स के बेस पर ये बनाए हैं, तो इस वजह से ये टाइप हो गया, ठीक है ना। तो देखिए एल्फ्रेड जो मार्शल थे ना, वो कौन से एरा के थे, तो वो नियो क्लासिकल एरा के थे, ठीक है ना, ए। और क्लासिकल एरा के कौन थे, एडम स्मिथ, ये भी आपने पीछे पढ़ा, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज एल्फ्रेड मार्शल्स व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड मैन। तो सिंपली एल्फ्रेड मार्शल का क्या व्यू था, किसके रिलेशनशिप के बीच में, वेल्थ और मैन के बीच में। देखिए वो सिंपल ये कहते थे कि वेल्थ सिर्फ मीन है, लेकिन एंड क्या है, मैन है। मतलब कि मैन की, ह्यूमंस की जो डिमांड है, या उनको सेटिस्फाई करना है, या उनकी एंड नीड्स को पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम समय पर ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। विच इकोनॉमिक्स कंसीडर्स इकोनॉमिक्स अ साइंस इन द नोट्स एंड डिफाइंड इट यूजिंग एंड्स एंड स्केयर मीन्स। देखिए ऐसे कौन से इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया एज अ साइंस, और बोला है कि ह्यूमन को एंड, जिसे कहते हैं ना, एंड को अचीव करना है। एंड का मतलब है एंड वांट्स को उसको मतलब सेटिस्फाई करना है, और जो मीन्स हैं वो स्केयर हैं। मतलब कि वही कंसेप्ट आ गया कि अनलिमिटेड वांट्स बट देयर आर ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, लियोन रॉबिन, ठीक है। लियोन रॉबिन्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डेफिनेशन इकोनॉमिक्स is the studies income employment and output at macro level belongs to which economist। तो किस इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को कैसे स्टडी किया है, इनकम लेवल पर, एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, या आउटपुट लेवल पर किस पर, माइक्रो पर नहीं, मैक्रो लेवल पर। तो वो कौन थे, तो वो थे J.M. कीनीज, ठीक है ना। राइट आंसर सी है 12 का। और J.M. कीनीज को ही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे, अब ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज स्टेजेस मेंशन्ड इन द नोट्स। सिंपल सी बात है कि हमने जो एवोल्यूशन ऑफ मनी है उसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है ना, उसका क्रोनोलॉजी बतानी है। तो क्या हुआ था भाई, सबसे पहले बार्टर आया, ठीक है ना, उसके बाद कॉमोडिटी आई, उसके बाद मेटल आया, फिर पेपर आया, फिर डिजिटल आया, ठीक है ना। तो क्या 13 का राइट आंसर है बी, ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो मतलब कि इनमें से बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं क्या नहीं थी, इनविजिबल गुड्स, टू मच मनी इन सर्कुलेशन, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, नो फिक्स्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। देखिए टू मच मनी इन सर्कुलेशन ये उसकी जो है प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मनी का यूज़ ही नहीं होता, वहाँ पर गुड्स वर्सेस गुड होता था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स डिफाइंड। सिंपल सी बात है कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए सर, सिंपली इकोनोमेट्रिक्स जो टर्म है वो रैगनर फिशर ने दी थी, और इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिक्स प्लस मैथ, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज प्रैक्टिकल, यानी कि अप्लाई, एंड एरिया यानी कि कंट्री स्टेट यूटी एक्सेट्रा। मतलब सिंपल सी बात है
कि जब हम इकोनॉमिक्स को, या सिंपली इकोनॉमिक्स नहीं, सॉरी, इकोनॉमी को मैं करूँगा क्योंकि वैसे आंसर पता चल जाएगा। जब हम इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जब हम इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं तो वो तब क्या होता है? तो सर, जब हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं तो वो इकोनॉमी होती है। जब हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द एवोल्यूशन ऑफ एक्सचेंज व्हाट स्टेज कम्स डायरेक्टली आफ्टर कॉइन्स मेटल मनी? तो सिंपली कॉइन्स और मेटल मनी के बाद डायरेक्टली क्या आया था? तो देखिए, उसके बाद सीधे पेपर मनी आई थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। अल्फ्रेड मार्शल्स बुक पब्लिश्ड इन 1890 इज टाइटल्ड? तो सिंपल सी बात है, अल्फ्रेड मार्शल की बुक कौन सी थी इनमें से? तो 18 का राइट आंसर आपने मार्क किया होगा। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लियोन रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन? तो सिंपली लियोन रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, किस टाइप, मतलब किस टाइप की साइंस डिफाइन की है, ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशन किसके साथ जिसे कहते हैं बताया? तो वो बताया है सिंपली एंड स्केयर मीन्स विद अल्टरनेट यूजेस, ठीक है ना। ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंड गोल है, किसी भी एंड गोल है इकोनॉमिक्स सिंपल का, कि उसको अचीव करना है ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन का एंड डिज़ायर रिजल्ट, और जो मीन्स हैं वो स्केयर हैं, और उसके एक मीन के अलग अलग अल्टरनेटिव यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एरा डिड द मैक्रो स्टेज बिगन? तो मैक्रो स्टेज कब बिगन हुआ? तो मैक्रो एज जो है वो केनेंसिस एरिया में स्टेज हुआ, ठीक है ना। अब इसको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्रो स्टेज जो है उसकी फॉर्मुलेशन की थी जॉन मर्ड कीन्स ने, ठीक है ना, तभी इसको ये कहा जाता है। बार्टर सिस्टम इज आल्सो नोन एज? तो बार्टर सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इकोनॉमिक्स एरा इज लेबल्ड एज द वेलफेयर स्टेज इन द टेबल? तो सिंपल सी बात है, वेलफेयर स्टेज जो है कौन से एरा को कहा गया था? क्या वेलफेयर स्टेज? तो जीएम कीनीस, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या लियोन रॉबिन्सन? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, अल्फ्रेड मार्शल के एरिया को कहा गया था क्या, वेलफेयर स्टेज। तो आपको अब ये बताना है, मैंने पीछे आपको पहले ही बताया है कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो एक बुक लिखी थी, कौन सी थी? 1890 में लिखी थी, बट वो बुक कौन सी थी? आप जो है कमेंट डाउन करके बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इंडिकेट्स दैट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज शुड लीड टू मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है ना, कि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, विच फॉर्म ऑफ मनी इज़ द वेरी लास्ट स्टेज शोन इन द हिस्ट्री टाइमलाइन? तो सिंपल सी बात है कि लेटेस्ट मनी की कौन सी टाइप है? तो वो क्रिप्टो करेंसी है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द इनविजिबल हैंड थ्योरी इज मैंशनड इन द नोट्स अंडर विच इकोनॉमिस्ट? सिंपल सी बात है कि इनविजिबल हैंड की थ्योरी किसने मेंशन की है? तो वो एडम स्मिथ ने की है, ठीक है ना। दोस्तों, आज हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुँचे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि और इम्पोर्टेंट अलग टॉपिक के ऊपर लाऊं,
जिससे आपका इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।